आज हम उर्दू गज़ल का हिंदी साहित्य पर प्रभाव विषय पर चर्चा करेंगे। गज़ल एक प्राचीन एवं लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। गज़ल प्रेमाभिव्यक्ति का सशक्त एवं प्रभावोत्पादक माध्यम है। गज़ल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार गज़ल का अर्थ नारियों से प्रेम की बातें करना होता है। उर्दू साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं गज़ल के पुनरुत्थान के पक्षधर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मतानुसार जहाँ तक गज़ल की मूल प्रवृत्ति का संबंध है उसका विषय प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। उन्होंने एक अन्य स्थान पर गज़ल की व्यवस्था करते हुए लिखा है, गज़ल में जैसे कि विदित है किसी विशेष विषय का क्रमबद्ध वर्णन नहीं होता, उसमें अपितु अलग अलग विचार अलग अलग पद्यों में व्यक्त किए जाते हैं। अपने वर्तमान रूप में गज़ल का प्रचलन पहले ईरान में और कोई 150 वर्ष से भारत में हुआ है। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी के अनुसार गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है। वास्तव में गज़ल का प्रत्येक शेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। किसी एक गज़ल में एक ही केंद्रीय भाव की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न शेरों के अंतर्गत अनेक शब्द चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो शेर छंदशास्त्र के नियमों में आबद्ध एक ही भाव के अनेक शब्द चित्र हैं। जब हम एक ही तथ्य को अनेक दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसकी प्रभावोत्पादकता में अभिवृद्धि होती है। ठीक यही स्थिति गज़ल की है। गज़ल का प्रत्येक शेर असंबद्ध होते हुए भी केंद्रीय भाव को प्रदर्शित करने में अपना योगदान देता है। इसलिए कभी कभी इस तरह का भ्रम हमें पैदा होता है कि ये गज़ल अलग अलग हैं, लेकिन एक सामान्य भावना, कभी प्रेम, कभी तीव्र दुख, कभी वियोग वहाँ अभिव्यक्त होता है। गज़ल के विषय में प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी का कथन है कि गज़ल के माने उस करह के भी है जो गिज़ाल तीर चुभने के बाद बेकसी के आलम में निकालता है। इसलिए गज़ल में दुनिया की नापायदारी और दर्दमंदी का अक्सर जिक्र किया गया है। हकीकत यह है कि गज़ल का दामन विशाल है और उसमें हर विषय पर शेर कहे गए हैं। गज़ल की खास खूबी उसकी संक्षिप्तता है। गज़ल एक अन्य देशीय काव्य विधा है। अरबस्तान में जन्म लेकर इसने ईरान होते हुए भारत की लंबी यात्रा की है। मुगल काल में भारत के उर्दू कवियों के हाथों इसका पालन पोषण परवरिश हुआ है। यदि हिंदी गज़ल का इतिहास को देखना है तो उर्दू फारसी गज़ल का अध्ययन करना अनिवार्य है। यह तथ्य निर्विवाद है कि उर्दू फारसी साहित्य में गज़ल एक सशक्त साहित्यिक विधा है। उर्दू फारसी के कवियों ने गज़ल के माध्यम से प्रेम की विविध भावनाओं के शब्दचित्र अंकित किए हैं। फारसी साहित्य में प्रेम के दो स्वरूप माने गए हैं। ये पहला है इश्क़े हकीकी, उसको हम अलौकिक प्रेम कहते हैं। इश्क़े मजाजी, जिसको हम लौकिक प्रेम कहते हैं। फारसी साहित्य में इश्क़े हकीकी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इन कवियों ने अपनी गज़लों में अलौकिक प्रेमी की सुंदरता, उससे मिलने की उत्कंठा एवं उसके रंग में रंग जाने की ललक को स्वर दिया गया है। फारसी के सुप्रसिद्ध कवि सादी शिराजी अपना दिल एक प्रेमी को दे बैठते हैं। मित्रों ने उनसे पूछा कि तूने उसे अपना दिल क्यों दे दिया। इसके उत्तर में वे कहते हैं, मित्रों, मेरे प्रेमी से पूछ लो कि वो इतना सुंदर क्यों है। वो शेर इस तरह है, दुस्तां मना कुनंदम की चराद दिवबतु, दादम बायद अव्वल बतु, मुक्तन की चूनी खूब चरई। इसी प्रकार फारसी में गज़ल को प्रतिष्ठित करने वाले कवि रूमी, खुसरो, हाफिज़, अहमद जाम और जामी आदि ने खुदा के प्रेम के रंग में अपने को पूर्णतया रंग लिया है। फारसी गज़लों का भावपक्ष इश्क़े हकीकी या अलौकिक प्रेम से संपन्न है। इसके विपरीत उर्दू गज़ल साहित्य में इश्क़े मजाजी या लौकिक प्रेम के शब्दचित्र बहुलता से उपलब्ध होते हैं। चूँकि उर्दू गज़ल को विलासिता प्रिय मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त रहा है, अतः इसका लौकिक प्रेम ही
रंगीनी से परिपूर्ण होना स्वाभाविक है। उर्दू गज़लों में प्रेम के विभिन्न स्वरूपों तथा मिलन की अभिलाषा, प्रियतम का अत्याचार, विरह वेदना, एक प्रिय को लेकर दो प्रतिद्वंदियों में परस्पर ईर्ष्या, प्रिय का नखशिक वर्णन, प्रतिज्ञा भंग या बेवफाई से लेकर शराब, साकी, प्याला, सुराही आदि से युक्त भावनाओं की इंद्रधनुषी झलक मिलती है। तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सू कहूँगा। इस तरह उर्दू गजलकार लौकिक प्रेम की उन भाव दशाओं का इतिवृत्तात्मक चित्रण करने में लगे थे जो वासना की गंध से गंधायित हो गई थी। ज़्यादातर शायर एक विषय पर गज़लें लिख रहे थे, उनमें कोई ताजगी नहीं थी। तभी 19वीं शताब्दी के अंत में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल की इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब युग बदल चुका था। मुग़ल शासकों की रंगे महफिल उजड़ चुकी थी। मौलाना हाली ने गज़ल को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने प्रेम के भाव को उसकी संकीर्णता से बाहर निकालकर भूख, निर्धनता एवं कटु यथार्थ से पीड़ित मानव तक पहुंचाया। उन्होंने आशिक मशूक के प्रेम को देश प्रेम, मानव प्रेम एवं आध्यात्मिक प्रेम के जामा पहनाया। इस युग के कवियों में शाद अजीमाबादी, आसी गाजीपुरी, हसरत मोहनी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोडवी, डॉक्टर इकबाल, साहिर लुधियानवी आदि प्रमुख हैं। 1960 के पूर्व उर्दू गज़ल में वर्ण, विषय एवं शिल्प की दृष्टि से नवीनता के जो चिन्ह मिलते हैं वे साठोत्तरी काल में और अधिक पुष्ट एवं परिपक्व हुए। 1960 के पूर्व उर्दू गज़ल में वर्ण, विषय एवं शिल्प की दृष्टि से नवीनता के जो चिन्ह मिलते हैं वे साठोत्तरी काल में और अधिक पुष्ट एवं परिपक्व हुए हैं। उर्दू गज़ल परंपरागत लीक से हटकर जनजीवन से जुड़ने लगी। इसी समय उर्दू गज़ल के समानांतर हिंदी गज़ल भी लोकप्रियता की ओर अग्रसर हुई। उर्दू लिपि से अनभिज्ञ हिंदी पाठकों की रुचि भी उर्दू के पठन पाठन की ओर बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उर्दू के महान कवियों के गज़लों के दीवान देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने लगे। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में गज़लों का प्रकाशन होने लगा। इन गज़लों की भाषा सरल थी एवं हिंदी पाठकों के लिए ग्राह्य थी। उर्दू हिंदी मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा में गज़ल लिखे जाने लगे थे। इसीलिए इन गज़लों को हिंदुस्तानी गज़ल के रूप में भी जाने लगे हैं। हिंदी गज़लकारों ने अपनी गज़लों में उर्दू के सरलतम स्वरूप को देवनागरी में स्वीकार किया। इस समय की गज़लों में नए प्रतीकों एवं बिंबों के माध्यम से सर्वहारा की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया गया। अब हम देख सकते हैं पहले गज़लों में जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी, अब गरीबों की भूख, गरीबों की तड़प यहाँ अभिव्यक्त होने लगी। जनमानस की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली गज़लों को जदीद गज़ल के नाम से उर्दू में जाना जाता है। इस दौर के उर्दू गज़लकारों में जोश मलिहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आदि प्रमुख हैं। फ़िराक गोरखपुरी की प्रकाशित कृतियों में गुले नगमा प्रमुख है, जिसका देवनागरी संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है, मतलब हिंदी में भी उसका अनुवाद हो चुका है। इनकी भाषा उर्दू एवं हिंदी का सरल रूप है। उदाहरण के रूप में, बहुत पहले से उन कामों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। इसी तरह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ तथा जैब बरेलवी की गज़ल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। देवनागरी लिपि में जैब बरेलवी की गज़लों, रुबाइयों एवं कतबों का एक दीवान प्रेम दर्पण नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा सरल हिंदुस्तानी है। जज़्बी ताबा की गज़लों की भाषा भी मिली जुली है। ताबा साहब की हिंदी गज़लें शेर ओ शायरी, दिल की आवाज़, नवा ए आवारा नामक 3 संग्रहों में प्रकाशित हैं। उदाहरण के लिए, तन छुपाने के लिए और तो क्या था, ताबा मेरे माहौल ने जख्मों की कबा दी है मुझे। इस तरह
इनकी गज़लों में संगीतात्मकता, कोमलता एवं भाषा की सरलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस तरह साठोत्तरी उर्दू गज़ल की भाषा भी हिंदुस्तानी तथा हिंदी मिश्रित होने लगी, जिसके कारण से उर्दू गज़ल के प्रति हिंदी पाठक तथा साहित्यकारों का आकर्षण बढ़ने लगा। पेकल उत्साही की गज़ल, बाग फूलों से सितारों से गगन जलता रहा, बर्फ़ के मौसम में धरती का बदन जलता रहा, कोई इन काली घटाओं पर भरोसा क्यों करे, ऐसी बरसी गांव सारा बेकफन जलता रहा, हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे, धर्म के चौपाल पर सारा वतन जलता रहा। इस गज़ल में सरल एवं समसामयिक भाषा रूप के साथ साथ इनकी सामाजिक प्रतिबद्धता भी यहाँ परिलक्षित होती है। अब हम देखेंगे हिंदी गज़ल का उद्भव कैसे हुआ। गज़ल भारत के लिए एक वैदेशिक विधा है जिसका जन्म ईरान में हुआ। इसे सर्वप्रथम फारसी में अभिव्यक्त किया गया था। इसके बाद उर्दू भाषियों ने इसे खूब सजा संवार कर लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। आजकल हिंदी में प्रकाशित होने वाली गज़लों की भाषा विशुद्ध हिंदी न होकर दैनिक बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा है। भारतेंदु काल से ही हिंदी साहित्य में गज़ल साहित्य के लक्षण मिलते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि प्रयासपूर्वक हिंदी में इतनी बड़ी संख्या में गज़लें क्यों लिखी जा रही हैं। गज़ल की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि जिनके कारण से हिंदी में गज़ल की बाढ़ सी आ गई है। उन कारणों में प्रमुख रूप से पहला कारण है उर्दू गज़लों की बढ़ती हुई लोकप्रियता। दूसरा कारण है हिंदी में इतिवृत्तात्मक कविता, गीत, प्रगीत, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया के रूप से। तीसरा है गज़ल में निहित संक्षिप्तता एवं अनुभूति की तीव्रता के कारण हिंदी में गज़लों का आरंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्दू गज़ल में निहित अनुभूति की तीव्रता एवं संक्षिप्तता का प्रभाव हिंदी कवियों पर पड़ा। हिंदी कवियों ने देखा कि इन गुणों के आधार पर उर्दू में गज़ल अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। हिंदी में भी वे इन्हीं विशेषताओं के कारण बिहारी के सुंदर दोहों की प्रतिष्ठा का आकलन कर चुके थे। अतः वे हिंदी में प्रचलित छंदों एवं काव्य रूपों से हटकर नएपन की खोज करते हुए गज़ल के धरातल पर पहुँचे और प्रयासपूर्वक उसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अब हम देखेंगे हिंदी गज़लों पर उर्दू गज़लों का प्रभाव कैसे रहा है। गज़ल का जो स्वरूप फारसी से उर्दू में आया उसमें भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से समय समय पर परिवर्तन होता रहा, जिसके कारण गज़ल उर्दू की परिष्कृत, परिपक्व एवं लोकप्रिय विधा बन गई। वली तथा उनके समकालीन कवियों के उपरांत जिन कवियों ने उर्दू गज़ल साहित्य को समृद्ध बनाया उनमें दर्द, मीर, सौदा, नज़ीर, अकबराबादी, शाह नसीर, मोमिन, जौक, मिर्ज़ा गालिब, अमीर मिनाई दाग, चकबस्त, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी आदि प्रमुख हैं। मौलाना हाली ने गज़ल को व्यक्तिवादी परंपराओं से हटाकर उसे व्यापक भावभूमि प्रदान की। उर्दू गज़ल की लोकप्रियता के कारण हिंदी कवियों ने गज़ल लिखने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य के इतिहास से ये मालूम होता है कि भारतेंदु बाबू के ज़माने से हिंदी साहित्यकार गज़ल की ओर आकर्षित हुए। उर्दू गज़ल जब हिंदी की भावभूमि पर उतरी तो अनेक दृष्टियों से उसका प्रभाव हिंदी गज़ल पर पड़ा। भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से उर्दू गज़लों का हिंदी गज़लों पर कैसे प्रभाव पड़ा है, इसका हम संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ देखेंगे। उर्दू गज़ल की भावभूमि में विविधता पाई जाती है। ख्वाजा मीर दर्द ने आध्यात्मिक विषयों को अपनी गज़ल का विषय बनाया, लेकिन उन्होंने दैनिक जीवन से उपमाओं को ग्रहण किया। सौदा ने भारतीय परिवेश को प्रस्तुत किया तथा नज़ीर अकबराबादी ने भारतीय एवं मुस्लिम सभ्यता का सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया। मोमिन की गज़लों में प्रेम की विविध मनोदशाओं का चित्रण मिलता है। मिर्ज़ा गालिब ने अभिनय, शब्द शिल्प एवं संस्कृत भाषा को अपनाकर अपनी गज़लों में जीवन दर्शन एवं आध्यात्मिकता भरने की चेष्टा की।
ब्रज नारायण चकबस तथा अन्य गज़लकारों ने देश प्रेम की आवाज़ बुलंद करके गज़ल को एक व्यापक धरातल अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भारतीय दर्शन एवं विश्व बंधुत्व की भावना से गज़ल को मानवतावाद की ओर मोड़ा। जिगर मुरादाबादी ने उर्दू गज़ल की पीड़ाजन्य अनुभूतियों से संपन्न करके निराशा में भी आशा का संचार किया। गज़ल को जनजीवन से उन्होंने जोड़ा। फिराक गोरखपुरी ने गज़ल को व्यापक भाव क्षेत्र प्रदान किया। इस तरह उर्दू कवियों ने भाव पक्ष की दृष्टि से गज़ल को नए नए तेवर प्रदान किए। उर्दू की परंपरागत गज़ल तथा नई गज़ल या जदीद गज़ल का भाव पक्ष की दृष्टि से हिंदी गज़ल पर प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी में व्यापक रूप में गज़लें उस समय लिखी गई जबकि समाज में कुंठा, संतरास एवं सर्वहारा के जीवन में व्याप्त विसंगतियों का बोलबाला था। हिंदी के बहुतेरे गज़लकारों ने भोगे हुए यथार्थ का चित्रण करके अपनी गज़लों को जनजीवन से जोड़ने की कोशिश की। कई कवियों के कुछ शेर उर्दू की परंपरागत गज़लों की भावभूमि से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तुमको निहारता हूँ सुबह से रुतंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। माथे पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, गंगा कसम बताओ हमें क्या है माजरा। नई पीढ़ी के हिंदी गज़लकार चंद्रसेन विराट की अनेक गज़लें उर्दू की प्रेम परक गज़लों की भावभूमि पर खड़ी हैं, जिनमें प्रिय और प्रेयसी का वार्तालाप मुखर हो सका है। केश कंधों पर अध खुले, मेघ जों सांवले सांवले। लेकिन उर्दू की जदीद गज़ल आम आदमी के हृदय से तादात्मक स्थापित करके हिंदी कवियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगी। अकबर इलाहाबादी की गज़ल के कतिपय शेर, दिल मेरा जिससे बहलता, कोई ऐसा न मिला, बुत के बंदे तो मिले, अल्लाह का बंदा न मिला। सैयद उठे जो गज़ट लेके तो लाखों लाए, शेख कुर्रान दिखाता फिरा, पैसा न मिला। जिस समय उर्दू में इस प्रकार की गज़लें लिखी जा रही थी, उस समय हिंदी के प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवियों का हिंदी गज़ल के क्षेत्र में पदार्पण भी न हुआ था। इस तरह दुष्यंत कुमार की हिंदी गज़ल का एक शेर, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। कवि दुष्यंत कुमार ने मात्र 2 पंक्तियों में ही कितनी सहजता एवं स्वाभाविकता से सर्वहारा मानव का सटीक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इश्क़े हकीकी पर आधारित धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं की उर्दू गज़लों का स्पष्ट प्रभाव भी हिंदी गज़लों पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा, पंडित नारायण प्रसाद बेताब आदि ने ईश्वरीय प्रेम के रंग में रंग कर इस प्रकार की अनेक गज़लें लिखी हैं। उदाहरण के लिए, तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाकूस बनता है, तुझे ही शेख ने प्यारे अज़ा देकर पुकारा है। भाषा की दृष्टि से भी हम देखेंगे गज़ल शैली का विकास पहले फारसी भाषा में हुआ था। इसके बाद दक्षिण के भारतीय कवि एवं शायरों ने गज़ल को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन गज़लकारों ने फारसी के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया। इनके शेरों की एक पंक्ति में फारसी तथा दूसरी में हिंदी भाषा का प्रयोग हमें मिलता है। इस प्रकार शुरुआती दिनों में से ही गज़ल की भाषा हिंदी के नज़दीक रही है। इसे हिंदवी भी कहा गया है। आरंभिक दौर की उर्दू गज़लों में फारसी शब्दावली, प्रतीक एवं उपमाओं की बहुलता थी। कालांतर में उर्दू गज़लों में देशी शब्दों का प्रयोग होने लगा। प्रतीक, बिंब एवं उपमाएँ भी भारतीय परिवेश से ग्रहण की जाने लगी। मीर उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने बोलचाल की हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। उर्दू गज़ल के समानांतर अमीर खुसरो और कबीर से लेकर आज तक हिंदी गज़ल की परंपरा पनपती चलती आ रही है। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युगीन गज़लों में उर्दू शब्द तथा मुहावरों का प्रभाव स्पष्ट है। भारतेंदु बाबू की एक गज़ल, इसको शहनशाही हर बार मुबारक होवे, कैसरे हिंद का दरबार मुबारक होवे। द्विवेदी युगीन हिंदी गज़लकारों ने भी अपनी गज़लों में बहार, पतझड़, गुल, चमन,
पत्थर, बिजली, संग, मोम, अबे हयात, मीनार, गुंबद, शमा, परवाना आदि उर्दू भाषा के प्रतीकों को यथावत ग्रहण किया है। अपवाद स्वरूप अनेक कवियों ने शमा और परवाना जैसे प्रतीकों का हिंदीकरण दीपक और शलभ के रूप में किया है। छायावाद के प्रमुख कवि महाप्राण निराला ने भी अपनी गज़लों में उर्दू भाषा के प्रभाव को स्वीकार किया है। छायावादोत्तर तथा प्रयोगवादी अनेक कवियों ने इसे हिंदी गज़ल के स्थान पर नए नाम देने का प्रयास किया है। नीरज ने हिंदी गज़ल को गीतिका तथा मोहन अवस्थी ने अनुगीत पुकारा है। कथ्य की दृष्टि से हिंदी गज़ल में आधुनिक भावबोध, समसामयिक संघर्ष चेतना एवं आम आदमी के अस्तित्व संघर्ष की अनेकानेक संवेदनाओं को अभिव्यक्ति की गई है। दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी कविता में गज़ल युग का विधिवत सूत्रपात हो गया है। छांदिक रूप से तो हिंदी में हम देखते हैं कि गज़ल को उर्दू गज़ल से आयातित मान सकते हैं, जिसमें रदीफ काफ़ियों का बंधन स्वीकार्य है। मतले की अनिवार्यता को भी हिंदी गज़ल अस्वीकार नहीं करती। प्रत्येक शेर में पृथक विचार अंश देने पर भी सहमति है, किंतु हिंदी गज़ल को फारसी और उर्दू गज़ल की कुछ गिनी चुनी दावे की चार दीवारी पसंद नहीं है। उसका सहज प्रभाव हिंदी के मात्रिक छंदशास्त्र को मानता है। हिंदी गज़ल की शब्दावली में जरूर, नफ़रत, ज़्यादा, सियासत, कमज़ोर जैसे लोक प्रचलित उर्दू शब्दों को तो स्थान दिया गया है, किंतु ज़मींदोज, जरखोज, गुजस्ता, साहिबे फ़न जैसे कठिन शब्दों से परहेज़ करती है। हिंदी गज़ल में इसके मजाजी अथवा इसके हकीकी की अपेक्षा इसके इंसानियत पर अधिक बल दिया गया है। शिल्प की दृष्टि से उर्दू फारसी गज़ल की भांति हिंदी गज़ल में भी लैंगिक संकेत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। हिंदी गज़ल अन्य विधाओं के राजमार्ग से हटकर सर्वहारा वर्ग के अंतस की ओर अग्रसर होने वाली पगडंडी का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन मूल्यों के उद्भट गायक एवं आम आदमी की पीड़ा को शासन के कानों तक पहुंचाने वाले कवि दुष्यंत कुमार सरकारी नौकरी करते हुए सरकारी कवि कभी नहीं बने। सरकार के चंद सिक्कों के बदले उन्होंने अपनी कलम को कभी भी गिरवी नहीं रखी। उस समय जबकि लोगों के मुंह पर कानून के ताले जड़े हुए थे, दुष्यंत कुमार चीख चीख कर कह रहे थे, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। शासन तंत्र द्वारा आम आदमी पर किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध वे बार बार प्रहार करते रहे। यातनाओं के अंधेरे में सफ़र करने वाले दुष्यंत कुमार परिवर्तन के लिए सामयिक संदर्भ में अपनी आवाज़ निरंतर उठाते रहे। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की गज़लों में तत्कालीन सर्वहारा वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। समाज का संघर्षशील एवं टूटता हुआ रूप राजनीतिज्ञों का संपूर्ण देश और समाज के साथ कृत्रिम तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार तथा आम आदमी की अभावग्रस्त एवं त्रासद जिंदगी ही इन गज़लों की मूल विषय वस्तु है। गंभीर से गंभीर तथ्य एवं तर्क को सहज से सहज अभिव्यक्ति प्रदान करने में दुष्यंत कुमार की गज़लें अत्यंत सफल हुई हैं। दुष्यंत कुमार की भाषा न तो शुद्ध उर्दू है और न शुद्ध हिंदी। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़लों में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे आम आदमी अपनी ज़ुबान समझकर अपना सके। उनकी गज़लों में उर्दू शब्दों के तत्सम रूपों को त्याग कर उन्हें उस रूप में ग्रहण किया गया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। इस प्रकार दुष्यंत कुमार का गज़ल साहित्य हमारे समसामयिक इतिहास की एक प्रतिक्रिया विशेष का प्रामाणिक अभिलेख है। एक उदाहरण हम देखेंगे, खून दे दे के भरना पड़ता है, दर्द खाली गिलास होते हैं, आओ गम को लिबास पहना दे, लफ्ज़ गम का लिबास होते हैं, हमने यूं ही मिजाज पूछे थे, आप नाहक उदास होते हैं। ए दोस्त ज़िंदगी से न इतना निराश हो, सूखी भी है नदी तो समझ रास्ता हुआ, तुमको लूटा
बटमारों ने, हमको रखवालों ने लूटा। तुमको लूट अंधियारों ने, हमको उजियालों ने लूटा। इस तरह हम देखते हैं उर्दू गज़ल के प्रभाव से हिंदी में गज़ल लिखने लगे। केवल लिखने ही नहीं लगे, उर्दू की जो भावभूमि थी, उर्दू की जो शिल्प था, उर्दू की जो शैली थी, उर्दू की जो भाषा थी, उर्दू की जो संस्कृति थी, उसका पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रभाव हिंदी गज़लों पर पड़ा हुआ है, जिसके कारण से अभी हज़ारों की संख्या में हिंदी गज़लकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के लिए आप इजाज़त दीजिए। अदा।